सभी 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपके पाठशाला का हिंदी विषय से जुड़ा हुआ शिक्षक, सह शिक्षक, आज मैं आपको छठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को व्याकरण के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं। व्याकरण यह एक ऐसा अंग है, व्याकरण पढ़ाई लिखाई का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। व्याकरण के बगैर, जिसे अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं, कोई पढ़ाई पूर्ण नहीं होती। तो आज हम उसी व्याकरण से जुड़ने जा रहे हैं। तो व्याकरण की जो परिभाषा है वह परिभाषा यह है, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को जानने का एक साधन है। जैसे कि यहां बताया गया है, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया, भाषा के शुद्ध रूप को जानने का जो मार्ग है वह व्याकरण है। साथ ही साथ हम लोग भाषा से जुड़ते हैं। ये भाषा क्या है? भाषा हम लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है, संपर्क में लाती है, हम लोगों को मिलाती है। मिलाने का काम भाषा का है। हम एक दूसरे से मिलते हैं तो वह भाषा के सहारे, भाषा के सहयोग से। तो भाषा यहां पर क्या कहती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषा के दो प्रकार हैं। कौन से? एक लिखित और एक मौखिक। लिखित जो कि लिखकर उसे पढ़कर जाना जाता है। मौखिक आपस में बातें करने वाली चीज वह मौखिक कहलाती है। तो इस प्रकार भाषा वाली चीज। फिर उसी के साथ हम लोग बोली पर जाएंगे। ये बोली क्या चीज है? बोली, जैसे कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, कई राज्यों से जुड़ा हुआ देश है, कई भाषाओं से जुड़ा हुआ देश है, कई संस्कृतियों से जुड़ा हुआ हमारा देश है। तो यहाँ पर हमने कई भाषाओं की बात की। हमारे कई देश में कई अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो ये जो अलग अलग भाषाएं हैं यह बोली कहलाती हैं। अपने अपने स्थान पर बोली कहलाती हैं। क्षेत्रीयता के स्थान पर से वे बोली कहलाती हैं। तो यहाँ पर बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप। फिर सीधे हम लिपि पे जाएंगे। लिपि कौन सी, क्या चीज है? प्रत्येक वर्ण को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि लिखने वाले चिन्हों को। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग चिन्हों के द्वारा भाषा को लिखा जाता है। तो वो जो है लिपि कहलाती है। जैसे कि हम लोग उसी आधार पर जानते हैं कि हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी, हिंदी जो लिखी जाती है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमने जाना है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और ऐसे ही कई अलग अलग भाषाएं, जैसे संस्कृत है, गुजराती है, अंग्रेजी है, फारसी है, उर्दू है, इन सभी की अपनी अपनी लिपि होती है, अपनी अपनी ये होती है। तो फिर व्याकरण हुआ, भाषा हुआ, लिपि हुआ, बोली का अंत हुआ। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अब व्याकरण के मूल रूप पर। व्याकरण का मूल रूप प्रारंभ होता है वर्ण विचार से।
व्याकरण का मूल रूप प्रारंभ होता है वर्ण विचार, वर्ण विचार। देखिए, अब हमें व्याकरण से जुड़ना है, भाषा से जुड़ना है, लिखित रूप को जानना है। लिखित रूप का शुद्ध रूप ही व्याकरण कहलाता है, अशुद्ध रूप व्याकरण नहीं कहलाता। तो हमें व्याकरण के शुद्ध रूप को सीखने के लिए वर्ण विचार पर जाना है। तो सर्वप्रथम ये वर्ण क्या है? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, इसके भाग नहीं हो सकते। ये वर्ण क्या है? वर्ण, जैसे कि इसे अक्षर भी कहा जाता है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। उदाहरण अ, आ आदि। तो इसका ये तोड़ नहीं होता। तो हमने वर्ण को जाना। वर्ण के भेद, वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण 2 प्रकार के हैं। वर्ण जो है 2 प्रकार के हैं। तो वे 2 प्रकार के वर्ण कौन से हैं? वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जिसमें पहला है स्वर। क्या है? पहला स्वर। दूसरा जो है व्यंजन। दूसरा व्यंजन। हम लोगों ने यहाँ पर स्वर वर्णों के 2 प्रकार देखे, लेकिन इसका एक मूल रूप से देखा जाए तो इसके 3 प्रकार माने जा सकते हैं। तीसरा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब देखिए, हमने यहाँ पर स्वर देखा, व्यंजन देखा, संयुक्त व्यंजन देखा। तो ये स्वर क्या है हम बाद में देखेंगे, लेकिन वर्ण के भाषा स्वर कितने हैं होते हैं इस पर हमें ध्यान देना है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। 33। फिर संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो देखिए, ये हुआ स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर। इस प्रकार हमने वर्णों के प्रकार को जाना। अब एक एक करके हमें आगे बढ़ना है वर्णों के प्रकार पर। तो देखिए, वर्णों के प्रकार पर हमें एक एक कर आगे बढ़ना है। सर्वप्रथम स्वर। हमने स्वर देखा, स्वर को देखा और जाना कि स्वर 11 होते हैं। तो ये 11 स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए, जैसे कि अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। अब हमें यहाँ पर हमने तो पहले सीखा था अम आहा। अम और आहा, इन्हें योगवाहक कहा जाता है। अम आहा पहले स्वर 13 की गिनती में आते थे, लेकिन इन 2 चीजों को अलग कर दिया गया है। इन्हें योगवाहक कहा जाता है और इनकी बोली, इनका बोलने वाला उच्चारण अलग होता है। तो देखिए, ये जो अम है, अम इसे अनुस्वार माना जाता है। अनुस्वार। फिर आहा जो है, इसे विसर्ग माना जाता है। विसर्ग। तो इस प्रकार इनके भाग अलग अलग हुए। तो हमने देखा स्वरों को, योगवाहक को जाना। अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन। देखिए, व्यंजन
व्यंजन। व्यंजन हमने देखा कितने थे, 33 थे। अबे 33 कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। देखिए 5 5 बार 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 हुए व्यंजन पूर्ण। तो इस प्रकार ये सारे व्यंजन कहलाएंगे। तो ये सारे व्यंजन कहलाएंगे। तो हमारा अगला यह है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन क्या है हमने देखा। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, जिसका पहला ये क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। तो इस प्रकार हमने वर्णों के भेद को जाना, वर्णों के प्रकार को जाना। फिर वर्णों के प्रकार और वर्णों के भेद को जानने के बाद अब हमें आगे बढ़ना है। वर्णों के भेद में स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हमने देखा। तो फिर एक ये देखिए स्वर व्यंजन, स्वर के प्रकार। अब यहाँ पर स्वर के प्रकार आ रहे हैं। ये स्वर के प्रकार क्या हैं? स्वर के प्रकार कितने हैं? स्वर के प्रकार 3 हैं। कौन कौन से? पहला दीर्घ, पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा लुप्त स्वर, लुप्त स्वर। इस प्रकार स्वर के प्रकार 3 प्रकार। तो ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर क्या है, इसे जानना भी जरूरी है। तो देखिए ह्रस्व स्वर भाषा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 4 हैं। अ, ई, उ, रू। ये रहे ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये रहे 7 ह्रस्व स्वर। कितने हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। अब ये रहा लुप्त स्वर। लुप्त स्वर देखिए, लुप्त स्वर का जो ये है उच्चारण के आधार पर यहाँ पर उन्हें उससे चिन्ह से पहचाना जाता है। और इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? यह जो लुप्त स्वर है, किसी भी शब्द को जब हम उच्चारण करते हैं, किसी भी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं, वह बार बार हमें सुनाई देता है, या उसे बोलने के लिए हमें बहुत ज्यादा ताकत लगानी होती है। तो उदाहरण देखिए, जैसे कि हम लोग ओम,
इसके लिए होता है। या किसी दूर ठहरे हुए व्यक्ति को पुकारने के लिए सिर्फ साधारण वहां पर कोई आनंद नाम का विद्यार्थी ठहरा हुआ है, उस आनंद नामक विद्यार्थी को हमें बुलाना है तो आनंद इधर आओ कहने पर वो आएगा? नहीं आएगा। उसे बुलाने के लिए हमें जोर लगाना होगा, अरे वो आनंद, इस प्रकार जोर लगाना होगा, तब वह हमारी आवाज को सुनेगा और हमारी ओर दौड़ता हुआ आएगा। तो यह इसके लिए जो है चिन्ह दिया गया है, वह चिन्ह है इस प्रकार का। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में तिगुना समय लगता है वे लुप्त स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर ये मूल स्वर कहे जाते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। कब सबसे कम समय लगने वाले जो वर्ण हैं वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर लुप्त स्वर उसी प्रकार तिगुना समय लगने वाली चीज जो है वह लुप्त स्वर कहलाते हैं। फिर यहाँ पर और एक उदाहरण जैसे कि दिया गया है, रा। रा बीच में चिन्ह दिया गया है, लेकिन वो चिन्ह जो है उच्चारण का द्योतक है। तो इस प्रकार ये चीज हो गई। फिर हमें आगे बढ़ना है। मात्राओं पर। अब हमें भाषा सीखनी है, लिखने भाषा, इस भाषा को हमें लिखित रूप में सीखना है। तो लिखित रूप में सीखने के लिए हमें मात्राओं का प्रयोग करना होता है। मात्राएं, देखिए सर्वप्रथम मात्राएं क्या होती है वो तो जानेंगे, लेकिन इसे जानने से पहले हमें यह देखना है कि मात्राओं के उच्चारण के लिए किस चीज का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग होता है? मात्राओं के उच्चारण के लिए स्वरों का उपयोग होता है। तो देखिए जैसे कैसे, सर्वप्रथम मात्राएं क्या हैं? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। आहा, इस प्रकार ये जो है मात्राएं। हमने इन मात्राओं को पढ़ने के लिए स्वर का उपयोग किया। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। तो ये रही मात्राएं। अब देखिए मात्राओं का उदाहरण भी आपको देखना है। मात्राओं का हमें उदाहरण भी देखना है। क प्लस अ, क प्लस अ, क, कपड़ा, कपड़ा, कमरा, कपड़ा, कमरा। ये जो क और प है, क और म है, इस पर मात्राओं का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मात्रा, कौन सी मात्रा नहीं कहा जाता? वैसे तो अ जो है उसे नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना, मात्राएं नहीं जहां पर होती हैं वह अ कहलाएंगी। फिर उसी प्रकार आ, क प्लस आ, क प्लस आ, का, क प्लस आ, का। अब देखिए यहां पर मैं कम और कजल, कम और कजल, यहां मैं इन शब्दों में आ के मात्रा का प्रयोग करूंगा। क केस में आ का प्रयोग किया मैंने तो क्या बन गया? काम। क केस में मैंने आ का प्रयोग किया तो क्या बन गया? काजल। इसी प्रकार ई, क प्लस
ई, की, क प्लस ई, की, किताब, किताब, किनारा, किनारा, किनारा। फिर उसी प्रकार बड़ी ई, क प्लस ई, यह भी की, कील, कील, कीड़ा, कीड़ा। फिर उसी प्रकार ऊ, क प्लस ऊ, कु, कु, कुल, कुल, कुछ। देखिए मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार होना है, इसका उदाहरण दिया जा रहा है। मात्राओं के प्रयोग का उदाहरण, मात्राओं के प्रयोग का उदाहरण। फिर उसी प्रकार फिर उ, क प्लस उ, फिर कु, कु, कूप, कूप, कूदना, कूदना, कूदना। इस प्रकार उ, कूदना। रू, ऋषि वाला रू, ऋषि वाला रू, रू। फिर उसका चिन्ह क प्लस रू, क प्लस रू, क्रू, क्रू के लिए कृष या कृपा, कृपया, फिर कृषि आदि बहुत सारे आपको ये मिलेंगे। ए, ए, क प्लस ए, के, केला, केला, केसर। फिर उसी प्रकार ए, आई, क प्लस आई, कई, 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 कैद, कैद, कैसा, कैसा। फिर उसी प्रकार ओ, क प्लस ओ, क प्लस ओ, को, क प्लस ओ, को, कैद, कैद, कैसा, सॉरी, को, कोमल, कोमल, कोयल, कोमल, कोयल। औ, क प्लस औ, कौ, कौ, कौआ, कौआ। फिर कान, कौआ, फिर कान। इस प्रकार मात्राओं के प्रयोग के उदाहरण समाप्त होते हैं। हम लोग फिर एक चीज यह भी सीखते हैं कि सारे व्यंजनों के ऊपर मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार करने के लिए हम लोग देखिए क, 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 क। यहाँ पर एक क रहा, अ की मात्रा से जुड़ा हुआ है, दूसरा का बन गया, तीसरा की बन गया, फिर की, कु, के, कई,
को, कौ। फिर इसे हम कम भी कहेंगे, यहाँ पर कहा भी कहेंगे। तो इसी प्रकार सारे व्यंजनों के साथ फिर ख वाली चीज जोड़ लेंगे, ग वाली चीज जोड़ेंगे, घ वाली चीज जोड़ेंगे, न वाली चीज जोड़ेंगे। ऐसे सारे पर हम लोग मात्राओं का प्रयोग करेंगे। इन मात्राओं के प्रयोग से हमें आगे बढ़ने को मिलेगा। फिर इसके बाद हमें देखना है वर्ण विच्छेद। ये वर्ण विच्छेद क्या है? हमने वर्णों को जाना। वर्ण यानी अक्षर, वर्ण यानी अक्षर, जैसे अ, आ, क, ख, ग, ये सारे वर्ण हैं। अब इन वर्णों के साथ हमें अगर शब्द बनाने हैं, शब्द बनाने के बाद वो शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है, इसकी पहचान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद करने के बाद हमें पता चलता है कि वह शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। तो ये वर्ण विच्छेद किस प्रकार होता है? देखिए उदाहरण के लिए अमर, अमर ये जो है शब्द है, अमर शब्द, इसका वर्ण विच्छेद अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस अ, अमर। मैंने यहाँ पर ये दो म और र के नीचे रेखाएं खींची। ये रेखाएं क्या है? देखिए जब भी हम वर्ण विच्छेद करते हैं किसी शब्द का, तो उस समय में जब वर्ण अपने अलग अलग रूप लेते हैं, अलग अलग रूप लेने के बाद जो भी व्यंजन वर्ण होता है, उस व्यंजन वर्ण के नीचे हम लोग हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? हल के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि इस प्रकार होता है। उस हल के चिन्ह को हलंत भी कहा जाता है। हल के चिन्ह को क्या कहा जाता है? हलंत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार यह रहा। तो अब हमें वर्ण विच्छेद करने में कठिनाई कहाँ उत्पन्न होती है? वर्ण विच्छेद करने में हमें कठिनाई, देखिए क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण हैं, ये वर्ण अगर सिर्फ कहीं पर आ जाए तो वहां पर हमें वर्ण विच्छेद करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो उस कठिनाई को हमें पार पाना है। तो उस कठिनाई को पार पाने के लिए देखिए हमें सबसे पहले इनका वर्ण विच्छेद करना सीखना जरूरी है। तो देखिए जैसे कि क्ष के लिए क प्लस श, क प्लस श, क प्लस अ प्लस श प्लस अ, इस प्रकार देखिए इस प्रकार भी इसका वर्ण विच्छेद होता है। और एक चीज है, सीधे सीधे भी इसे भी वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। क प्लस श, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वर्णों को, इन्हें छोड़कर दूसरे वर्णों को हम नहीं कर सकते। तो देखिए सॉरी क्ष, क प्लस श प्लस अ, क्ष, य प्लस अ, ज्ञ
सॉरी र प्लस त्र र प्लस त क्षमा कीजिए, क प्लस श इज इक्वल टू छ, ज प्लस य इज इक्वल टू ज्ञ, त प्लस र इज इक्वल टू त्र, श प्लस र इज इक्वल टू श्र। ये रहा। तो हमें इनसे जुड़े हुए कुछ उदाहरण वाले शब्द लेने हैं। उदाहरण जैसे देखिए कक्षा, कक्षा क प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस आ, कक्षा। फिर उसी प्रकार ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान के लिए ज प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ, न प्लस अ, ज्ञान। त्रिशूल, 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 त्रिशूल त प्लस र प्लस ई प्लस श प्लस उ प्लस ल प्लस अ। देखिए इस प्रकार। फिर बच गया श्र, श्रीमान, 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 श प्लस र प्लस ई प्लस म प्लस आ प्लस न प्लस अ, श्रीमान। इस प्रकार इस चीज को हमें जानना है। साथ ही साथ यह वर्ण विच्छेद वाली चीज हमने देखी। वर्ण विच्छेद में हमने मूल रूप से जाना। फिर एक बार आपको यही मुख्य रूप से यही चीज दिखा रहा हूँ। क्ष त्र ज्ञ श्र। मैंने यहाँ पर थोड़ी गलती की थी तो उस गलती को हमने सुधार लिया था। फिर एक बार आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये चीज याद रखनी जरूरी है। क प्लस श, अगर मात्रा होती तो यह प्लस आ, त प्लस र प्लस आ, ज प्लस य प्लस आ, श प्लस र प्लस आ। इस प्रकार यह वर्ण विच्छेद का मूल यह ज्ञान है। फिर हमें कुछ शब्दों के साथ जुड़ना है वर्ण विच्छेद वाले। जैसे मटका, मटका, नदी, बच्चा, बच्चा, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। मटका म प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस क प्लस आ, मटका।
हाँ, तो हमें वर्ण विच्छेद के इसमें उसका वर्ण विच्छेद पूर्ण हो गया क्या? नहीं हुआ। वर्ण विच्छेद पूर्ण करने के लिए हमें हल का चिन्ह लगाना है। हल का चिन्ह कहाँ लगाना है? हल का चिन्ह सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वर्णों के नीचे ही लगाना है, तभी यह वर्ण विच्छेद पूर्ण होगा। न प्लस अ प्लस द प्लस ई, दी नदी, बच्चा, ब प्लस अ प्लस च प्लस आ। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ च लिख दिया, यहाँ पर तो दो च है। जब भी कोई द्विगु जोड़ वाले वर्ण आते हैं तो जोड़ वाले वर्णों में एक वर्ण में स्वर लुप्त हो जाता है, तो वहां पर स्वर का प्रयोग नहीं होता। तो हमने यहाँ पर स्वर को लुप्त कर दिया, लुप्त यानी गायब कर दिया। तो उसी प्रकार विद्यालय व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ, विद्यालय। इस प्रकार यह वर्ण विच्छेद को हमने सीखा, वर्णों को सीखा, भाषा को सीखा, बोली को सीखा। फिर व्याकरण क्या चीज़ है, व्याकरण भाषा के साथ किस प्रकार जुड़ जाती है, पढ़ाई लिखाई के साथ किस प्रकार जुड़ जाती है, ये सारी चीज़ों को हमने जाना। यह जानना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण हम जब फर्स्ट स्टैंडर्ड पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा होने दो या हमारी पूर्ण पढ़ाई समाप्त होने तक व्याकरण अपने एक ही रूप में बना हुआ रहता है। व्याकरण में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। हाँ, उच्चारण के आधार पर कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जो मूल रूप है, मूल रूप से बना हुआ व्याकरण कभी बदल नहीं सकता। धन्यवाद। हाँ, नमस्ते।